नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अध्ययन विद विशाल में। आज हम जेटेट सीडीपी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आईसीटी इन एजुकेशन। आईसीटी इन एजुकेशन, आईसीटी इन एजुकेशन, आईसीटी इन एजुकेशन। ये टॉपिक एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है, इसलिए आज इसके कंसेप्ट को हम समझेंगे कि आईसीटी है क्या। तो आईसीटी का पूरा नाम जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और इसको सरल भाषा में अगर समझा जाए तो कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड आदि का शिक्षा में उपयोग ही आईसीटी कहलाता है। और आज जो हम इसका पहला पार्ट, जो इसमें आईसीटी में कंप्यूटर का जो इस्तेमाल हम लोग शिक्षा में करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है, ये सब कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड आदि का शिक्षा में उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाता है, लर्निंग को इंटरेक्टिव बनाता है और स्टूडेंट यानी कि चाइल्ड सेंटर लर्निंग को क्या करता है? ये प्रोमेट करता है। तो इसीलिए ये आईसीटी के उदाहरण जो है हम लोगों के पास, वो है कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर और एजुकेशनल एप्स, ऑनलाइन क्लासेस। तो ये सब जो है ये आईसीटी के उदाहरण हैं। तो इसी में जो है आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, ये कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है ये अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है। किससे? अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। और कंप्यूटर केवल एक गणक ही नहीं बल्कि गणितीय तथा अगणितीय सभी प्रकार की सूचना को संसाधित करने वाला उपकरण है। और कंप्यूटर का जनक, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। इन्होंने डिफरेंस इंजन कब? 1822। और विश्लेषिक इंजन कब? 1837 का आविष्कार किया। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या? कंप्यूटर के जनक कौन? चार्ल्स बेबेज। और इन्होंने क्या किया था? डिफरेंस इंजन और विश्लेषिक इंजन। डिफरेंस इंजन 1822 और विश्लेषिक इंजन 1837 का आविष्कार इन्होंने किया था। अब जानते हैं कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो कंप्यूटर की जो मुख्य विशेषता है, ये क्या करता है कि कंप्यूटर असंख्य बातों तथा डेटा आदि को अपने मेमोरी में संग्रहित रखता है। और कंप्यूटर की जो और विशेषताएं हैं उनमें है, कंप्यूटर से संबंधित सभी क्रियाएं जो होती है वो क्या होती है? विश्वसनीय होती है। कंप्यूटर से संबंधित सभी क्रियाएं विश्वसनीय होती है और यह हमारे दैनिक जीवन के सभी कार्यों में सहयोग करता है। कंप्यूटर क्या करता है? हमारे दैनिक जीवन के सभी कार्यों में हमारा यह सहयोगी की भूमिका निभाता है। कंप्यूटर कुछ ही क्षणों में सभी कार्यों को संपादित कर देता है। इसमें मौसम का सफल अनुमान, ग्रहों का अध्ययन, स्कैन, ज्वालामुखी विस्फोट का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। और यह मानव के हर क्रियाकलाप में योगदान देता है, जैसे कि बैंक के कार्य, रेलवे, पुलिस व्यवस्था या फिर चिकित्सा क्षेत्र। आजकल हम लोग इन सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का विशेष रूप में उपयोग करते हैं और ये हमारे दैनिक जीवन के कार्यों को बहुत ही सरल तरीके से करके देता है। अब कंप्यूटर प्रणाली क्या है? तो कंप्यूटर प्रणाली को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग को बोलते हैं हार्डवेयर और एक भाग को बोलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो है ये इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, कंट्रोल तथा स्टोरेज, मेमोरी करने वाले उपकरण हार्डवेयर कहलाते हैं। क्या? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, कंट्रोल तथा स्टोरेज करने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में ही है आपका सीपीयू जिसे कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग। और ये कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण करता है। इसमें इसमें रजिस्टर, एएलयू और कंट्रोल यूनिट होता है। तो सीपीयू में क्या क्या होता है? रजिस्टर, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। इसका निष्पादन मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में होता है। तो सीपीयू में क्या क्या होता है? रजिस्टर, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। और एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये क्या है? यह सीपीयू का वह भाग है जो अंक गणित और तर्क संगत ऑपरेशन करता है। तो एएलयू क्या करता है? अंक गणित और तर्क संगत ऑपरेशन को संपादित करता है। अब जानते हैं इनपुट यूनिट क्या है। तो ये इनपुट यूनिट के अंतर्गत हम कंप्यूटर को काम करने के लिए आदेश देते हैं। हम कंप्यूटर को जो आदेश देते हैं उसे क्या कहा जाता है? इनपुट यूनिट। और तो इनपुट यूनिट, चूंकि हम लोग जो काम करने के लिए कंप्यूटर को देते हैं वो किसी न किसी इनपुट यूनिट है, तो वो उनको डिवाइस से देते हैं। तो कौन कौन सा इनपुट डिवाइस का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो ये आपके एग्जाम में इससे एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो देखते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है। आपका एक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, ओएमआर, ओसीआर जिसे कहा जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, एटीएम और एमसीसीआर। ये सब क्या है? ये सब इनपुट डिवाइस है। तो कौन कौन सा इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, ओएमआर, ओसीआर, एटीएम और MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसे ही कहा जाता है MICR। अब देखते हैं इनपुट डिवाइस और उनके कार्यों को। तो पहला इनपुट डिवाइस हम लोगों ने जाना क्या है? कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का कार्य क्या है? यह टेक्स्ट एवं कैरेक्टर इनपुट करता है। टेक्स्ट और कैरेक्टर हम लोग किस में इनपुट करते हैं? तो कीबोर्ड में। और कीबोर्ड में 108 कीज होते हैं, 108 कुंजियां इसमें होती है। इसमें भी होते हैं क्या? अल्फा न्यूमेरिक कुंजियां। इसमें अक्षर, वर्णमाला, अंक एवं चिन्ह आते हैं। इसमें टैब, कैप्स, बैक कैप्स, इंटर, इस सबको कहा जाता है क्या? अल्फा न्यूमेरिक कुंजियां। कौन कौन सा? टैब, कैप्स, बैक स्पेस, इंटर, ये सब क्या है? अल्फा न्यूमेरिक कुंजियां। कीबोर्ड में ही होता है न्यूमेरिक कीपैड। तो न्यूमेरिक कीपैड की संख्या जो होती है वो 17 होती है। न्यूमेरिक कीपैड की संख्या 17। और इसमें 0 से 9 तक अंक गणितीय और अंकगणितीय ऑपरेटर, चिन्ह एवं इंटर कुंजियां होती है। इनको कहा जाता है न्यूमेरिक कीबोर्ड। और इनकी संख्या कितनी होती है? 17। अल्फा न्यूमेरिक कुंजियां, टैब, कैप्स लॉक, बैकस्पेस, इंटर, ये सब अल्फा न्यूमेरिक कीज। और कीबोर्ड में टोटल कुंजियां कितनी होती है? कुल कुंजियां होती है इसमें 108। अब है फंक्शन की। तो फंक्शन ये संख्या में 12 होती है, F1 से लेकर F12 तक। इसे कहा जाता है फंक्शन की। और इनका कार्य है कि इनको शॉर्टकट की के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब है विशिष्ट उद्देश्य कुंजियां। ये विशेष कार्य हेतु प्रयोग होती है, जैसे स्लीप, पावर, स्टार्ट, स्केप, टैब, एंड, डिलीट आदि। ये सब क्या है? विशिष्ट उद्देश्य कुंजियां में कौन कौन आते हैं? ये स्लीप, पावर, स्टार्ट, ESC या फिर स्केप कहा जाता है इसको, टैब, एंड और डिलीट इत्यादि। अब है हमारा मॉडिफायर कुंजियां। तो किसे किसे मॉडिफायर कुंजियां कहा जाता है? तो ये कुंजियां दूसरी कुंजियों के साथ दबाने पर उन कुंजियों की इनपुट को बदल देती है। जैसे कि उसका उदाहरण है शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट। इनको इनके साथ दूसरी कुंजियां को जब दबाया जाता है तो उनको क्या, उन कुंजियों को क्या किस में बदल देती है? ये इनपुट में बदल देती है। और मॉडिफायर कुंजियों के उदाहरण है शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट।
अब है कर्सर कुंजियां। तो ये संख्या में 4 होती है, अप डाउन लेफ्ट और राइट। अब देखते हैं माउस। माउस की सहायता से कीबोर्ड का प्रयोग किए बिना हम लोग पीसी को नियंत्रित कर सकते हैं या फिर किया जाता है। और यह क्या है, एक पॉइंटर डिवाइस है। माउस क्या है, माउस एक पॉइंटर डिवाइस है। अब अगला इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, वीडियो गेम्स खेलने में। वीडियो गेम्स खेलने में किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग, जॉयस्टिक। अगला है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल, ट्रैक इसका प्रयोग माउस की तरह होता है। ट्रैक बॉल का प्रयोग किस तरह होता है, माउस की तरह, और इसे अंगूठे से घुमाया जाता है। ट्रैक बॉल को अंगूठे से घुमाया जाता है। अगला है लाइट पेन। इसका प्रयोग, लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर पर कोई चित्र या ग्राफिक्स बनाने में होता है। तो कंप्यूटर पर कोई चित्र या फिर ग्राफिक्स बनाना हो तो हम लोग कौन सा इनपुट डिवाइस, लाइट पेन इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं चित्र या फिर ग्राफिक्स बनाने में। अगला है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन यह भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसमें अंगुलियों की सहायता से ऑब्जेक्ट का चयन किया जाता है। अगला इनपुट डिवाइस है हमारा बार कोड रीडर। इससे किसी उत्पाद की कीमत एवं उससे संबंधित अन्य जानकारियां प्राप्त होती है। बार कोड रीडर से क्या करते हैं, किसी उत्पाद की हम लोग को कीमत या फिर उससे संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करनी होगी तो हम लोग कौन सा इनपुट डिवाइस, बार कोड रीडर। अब है अगला इनपुट डिवाइस स्कैनर। यह किसी लिखित सूचना या चित्र को सीधे कंप्यूटर में इनपुट करता है। ये स्कैनर क्या करता है कि किसी भी लिखित सूचना या फिर चित्र को सीधे कंप्यूटर में इनपुट करता है। अगला इनपुट डिवाइस है हमारा OMR। इसका उपयोग बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर के जांच के लिए होता है, OMR। अगला है OCR। इसका उपयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर या नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। किसी भी विशेष प्रकार का चिन्ह, अक्षर या नंबर को पढ़ना होगा तो हम लोग कौन सा इनपुट डिवाइस का उपयोग करेंगे, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अगला है ATM। इसकी सहायता से पैसे जमा किए जाते हैं या फिर निकाले जाते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला है MICR। इसका उपयोग चुंबकीय स्याही से छपे कैरेक्टर को पढ़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि बैंकों के चेकों पर। और MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, बैंकों के चेक को पढ़ने में इसका उपयोग, या फिर चुंबकीय स्याही से छपे कैरेक्टर को पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे इनपुट डिवाइसेस। तो कौन कौन सा इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोगों ने जाना, कीबोर्ड। कीबोर्ड में भी कौन सा अल्फा न्यूमेरिक कुंजी, न्यूमेरिक कीबोर्ड, फंक्शन की, विशिष्ट उद्देश्य कुंजियां। फिर हम लोगों ने जाना मॉडिफायर कुंजियां, कर्सर कुंजियां, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, स्कैनर, OMR, OCR, ATM और MICR। ये थे आपके इनपुट डिवाइसेस। अब जानते हैं कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं। तो आउटपुट डिवाइस जो है ये मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस और उसके कार्य क्या है ये हम अब जानेंगे। पहला आउटपुट डिवाइस था आपका प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। प्रिंटर क्या करता है, एक आउटपुट डिवाइस है और ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। अगला आउटपुट डिवाइस है आपका मॉनिटर। यह आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। मॉनिटर का काम क्या है, आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करना। और मॉनिटर का एक महत्वपूर्ण गुण रिजोल्यूशन, और रिजोल्यूशन के साथ डॉट प्रति इंच, डॉट प्रति इंच ये पूछा जाता है। डॉट प्रति इंच स्क्रीन पर चित्र स्क्रीन के छोटे छोटे डॉट्स के चमकने से बनते हैं, और इन डॉट्स को क्या कहा जाता है, इन डॉट्स को पिक्सल कहा जाता है। इन डॉट्स को क्या कहते हैं,
पिक्सल कहते हैं। और अधिक पिक्सल होने पर रिजोल्यूशन अधिक होता है और चित्र अधिक स्पष्ट होता है। अगला है डॉट पिच। तो दो पिक्सल के मध्य क्षैतिज दूरी की माप है। दो पिक्सल के बीच क्षैतिज दूरी की माप को क्या कहा जाता है? डॉट पिच। और यह मॉनिटर की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि मॉनिटर की गुणवत्ता को कौन प्रदर्शित करता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉट पिच। और मॉनिटर पर डॉट पिच की दूरी कम होनी चाहिए और इसे मिलीमीटर में मापते हैं। तो डॉट पिच को किसमें मापते हैं? मिलीमीटर, ये याद रखिएगा। डॉट पिच को किसमें मापा जाता है? मिलीमीटर। और एक जो था आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर वो था डॉट्स प्रति इंच और एक है डॉट प्रति पिच, डॉट पिच। अगला आउटपुट डिवाइस है आपका प्लॉटर। तो प्लॉटर का क्या कह रहा है? इसके द्वारा चित्र, ग्राफ, चार्ट आदि को प्रिंट किया जाता है और इसके द्वारा आपका पोस्टर, बैनर आदि को भी प्रिंट किया जाता है। इसके द्वारा 3D प्रिंटिंग भी होती है और प्लॉटर आकृति को इंच प्रति सेकंड में प्रिंट करता है। तो ये था आपका क्या? प्लॉटर। अब अगला आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर या फिर प्रक्षेपित। प्रोजेक्टर, ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका जेटेट के लिए, क्योंकि जेटेट में इस बार के सिलेबस में आपको आईसीटी और एनईपी 2020 ये प्रमुखता से सभी विषयों में दी गई है। चाहे फिर आपका 1 to 5 हो या फिर 6 to 8, दोनों के सीडीपी के सिलेबस में आपका आईसीटी को जोड़ा गया है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़नी है। अगला आउटपुट डिवाइस है आपका प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर द्वारा हम लोग किसी भी इमेज को एक बड़ी सतह, स्क्रीन या फिर दीवार पर प्रस्तुत किया जाता है और इसका उपयोग कक्षाओं, सम्मेलन कक्षों, थिएटरों आदि में किया जाता है। प्रोजेक्टर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्रोजेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है डीएलपी, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। एक क्या होता है? डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। एक होता है प्रोजेक्टर और एक होता है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और एक होता है एलसीडी प्रोजेक्टर और एक है एलईडी प्रोजेक्टर। एलईडी का मतलब लाइट इमिटिंग डायोड प्रोजेक्टर। तो तीन प्रकार के प्रोजेक्टर कौन कौन सा? डीएलपी प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर और एलईडी प्रोजेक्टर। एलसीडी प्रोजेक्टर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और एलईडी प्रोजेक्टर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइट इमिटिंग डायोड। अगला आउटपुट डिवाइस है आपका मेमोरी यूनिट। तो अगला आउटपुट डिवाइस क्या हो जाएगा? मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर में इनपुट किए गए डाटो को जिस स्थान पर सुरक्षित रखा जाता है उसे मेमोरी डिवाइस कहा जाता है। और मेमोरी का जो प्रकार होता है, मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक मेमोरी और एक द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी में क्या होता है कि इसमें डेटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित, प्राथमिक मेमोरी में डेटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। और यह किससे बना होता है? यह अर्धचालक से बना होता है। किससे? तो यह अर्धचालक से बनी होती है। और यह आंतरिक या अस्थायी मेमोरी, एक ऐसा मेमोरी है अस्थायी या फिर आंतरिक, और ये किससे बना है? अर्धचालक से बना है और ये अस्थायी रूप से संग्रहित भी रहता है। यह तेज होता है और इसका उदाहरण जो है आपका ये रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम, रीड ओनली मेमोरी है। तो रैम और रोम किसके उदाहरण है? प्राथमिक मेमोरी। अब देखते हैं कि ये द्वितीयक मेमोरी क्या है। तो द्वितीयक मेमोरी में डेटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है और यह बाह्य मेमोरी या अस्थायी मेमोरी, यह कैसा मेमोरी है? बाह्य मेमोरी या अस्थायी मेमोरी। और ये उसकी अपेक्षा क्या होती है? धीमी होती है। और इसके उदाहरण क्या क्या है? तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, जिप ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, मेमोरी कार्ड्स, ब्लू रे डिस्क, ईयरफोन, ये सब किसके उदाहरण है? तो ये सब द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हैं। अब देखते हैं मेमोरी डिवाइस। तो मेमोरी डिवाइस क्या है? रैम, रोम, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, डीवीडी, जिप ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स, ब्लू रे डिस्क, ये सब क्या है? ये सब है आपका मेमोरी डिवाइसेस के उदाहरण है ये सब।
अब है रैम। रैम किसको बोलते हैं? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यह क्या है? यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है और डाटा को सबसे पहले रैम में ही संग्रहित किया जाता है। तो डाटा को सबसे पहले किस में संग्रहित किया जाता है? रैम में। और रैम कैसा मेमोरी है? तो यह एक अस्थायी मेमोरी है। अब है रोम। इसमें रोम में इसमें संग्रहित डाटा कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने के बाद भी नष्ट नहीं होता है। रोम का खासियत यह है कि अगर कंप्यूटर को ऑफ भी कर दिया जाए तो इसका डेटा जो होता है वो क्या होता है? स्विच ऑफ होने के बाद भी नष्ट नहीं होता है। अगला है मैग्नेटिक डिस्क। ये दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग हार्ड डिस्क और एक को बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के, एक हार्ड डिस्क और एक फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क जो है यह चुंबकीय डिस्क से मिलकर बनी होती है और इसकी सभी सतहों पर डेटा को स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क के सभी सतहों पर डेटा को स्टोर किया जाता है और डिस्क की प्लेट में ट्रैक और सेक्टर होते हैं। डिस्क की प्लेट में ट्रैक और सेक्टर होते हैं। सेक्टर में डेटा स्टोर होता है और एक सेक्टर में कितना बाइट? 512 बाइट डेटा स्टोर रहता है। किसमें? हार्ड डिस्क में। ठीक है। और इसके घूमने के गति को आरपीएम पर में नापते हैं। किसमें? आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब देखते हैं कि ये फ्लॉपी डिस्क क्या करता है। तो फ्लॉपी डिस्क जो है ये प्लास्टिक की बनी होती है और हार्ड डिस्क किसका बना हुआ था? तो चुंबक से। और फ्लॉपी डिस्क में जो है इस पर फेरिक ऑक्साइड या फिर फेराइट की परत चढ़ी होती है और इसमें 80 डेटा ट्रैक होते हैं और प्रत्येक डेटा ट्रैक में कितना? 64 शब्द संग्रहित होते हैं। कितने शब्द? 64 शब्द संग्रहित हो किए जा सकते हैं। और डिस्क के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? डिस्क के मध्य भाग को हब कहा जाता है। अगला है हमारा मेमोरी यूनिट। तो हमने ये तो पढ़ लिया, प्राथमिक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव, ये पेन ड्राइव क्या है? ये आकार में बहुत छोटी एवं हल्की होती है। ये क्या है? आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। यह इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है और यह जीबी की क्षमता में होता है। इसकी क्षमता क्या होती है? जीबी। अगला है मैग्नेटिक टेप। इसमें एक पतला फीता होता है और इस पर मैग्नेटिक इंक की कोटिंग होती है और इसमें एनालॉग और डिजिटल डेटा को स्टोर किया जाता है। तो एनालॉग और डिजिटल डेटा को किसमें स्टोर किया जाता है? मैग्नेटिक टेप। एनालॉग और डिजिटल डेटा को किसमें? मैग्नेटिक टेप। अब है अगला हमारा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जो है ये चपटा पॉलीकार्बोनेटेड डिस्क होता है और इसकी चपटी सतहों के ऊपर डेटा को बिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है और इसका उदाहरण है हमारा सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे। तो ऑप्टिकल डिस्क के क्या क्या उदाहरण है? सीडी, डीवीडी और ब्लू-रे। और डीवीडी में सीडी से ज्यादा डेटा स्टोर किया जाता है और ब्लू-रे में बैगनी किरण का प्रयोग होता है। और याद रखें यह देखने में सीडी या डीवीडी जैसा होता है। यह कैसा होता है? देखने में सीडी या डीवीडी जैसा यह देखने में होता है। तो यह देखने में कैसा होता है? सीडी या फिर डीवीडी जैसा देखने में होता है। आगे है हमारा कैच मेमोरी। तो ये कैच मेमोरी क्या है? इससे भी बहुत सारे एग्जाम में, भिन्न भिन्न एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसे सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है। कैच मेमोरी को क्या कहा जाता है? इसे सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है और इससे सीपीयू को अधिक तेज गति से डेटा उपलब्ध होता है। इसमें क्या होता है? सीपीयू को अधिक तेज गति से डेटा उपलब्ध होता है और यह कंप्यूटर का एक्सेस टाइम कम करके कंप्यूटर की गति को बढ़ा देता है। और जिन प्रोग्रामों और निर्देशों का प्रयोग बार बार होता है उसे सीपीयू या फिर कैश मेमोरी में सुरक्षित कर लेती है। और जो आइकन कंप्यूटर या फोन में दिखाई देते हैं वही कैश मेमोरी होते हैं। तो कैश मेमोरी को याद करना है। इसे सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है और यह क्या करता है? तेज गति। इससे सीपीयू को अधिक तेज गति से डेटा उपलब्ध होता है। यह कंप्यूटर के एक्सेस टाइम को क्या करता है? कम करके कंप्यूटर की गति को बढ़ा देता है। और जिन प्रोग्रामों और निर्देशों का बार बार
प्रयोग होता है उसे सीपीयू कैश मेमोरी में सुरक्षित कर लेती है। अब जानते हैं बिट। बिट को जो है अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई में 0 या फिर 1 के रूप में निरूपित किया गया है। इसे कहा गया है टेट्राबाइट और एक बिट बराबर टेट्राबाइट 1024 गीगाबाइट होता है। और बाइट, बाइट मीन्स 8 बिट, एक बाइट बराबर 8 बिट। और पेंटाबाइट, पेंटाबाइट इसका मतलब क्या 1024 टेट्राबाइट। किलोबाइट, किलो 1 किलोबाइट इक्वल्स टू कितना 1024 बाइट। और एक्जाबाइट बराबर 1024 पेंटाबाइट। मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। और जेट्टाबाइट बराबर 1024 एक्जाबाइट। और 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट। और एक्टाबाइट मतलब 1 एक्टाबाइट बराबर 1024 जेट्टाबाइट। तो ये बाइट जो है, बाइट किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई है। बाइट क्या है? किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई है। और एक निब्बल बराबर 4 बिट के बराबर होता है। एक निब्बल, इसको याद रखिएगा, एक निब्बल 4 बिट के बराबर होता है। और एक आईपी एड्रेस में 32 बिट्स होते हैं। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स? एक आईपी एड्रेस में 32 बिट्स होते हैं। अब देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का वह समूह है, क्योंकि हमने बताया था कि कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में भी हमने पढ़ा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अब जानते हैं कंप्यूटर का दूसरा भाग जो क्या है, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का वह समूह है जो हार्डवेयर के कार्यों का क्या करता है, नियंत्रित करता है। और इसको न तो देखा जा सकता है और ना ही हाथ से छुआ जा सकता है। यह मानव और कंप्यूटर के बीच क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? तो यह सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कार्य को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? यह सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कार्य को नियंत्रित करता है। इसे कंप्यूटर का प्राण कहा जाता है। तो कंप्यूटर का प्राण किसको कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इसे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को और क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक प्रोग्राम है, जैसे विंडोज। विंडोज किसके उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। लाइनेक्स, एंड्रॉयड, ये सब किसके उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यह है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में होता है एक कंपाइलर। और यह एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने के लिए सोर्स कोड को मशीन कोड में अनुवाद करता है। तो सोर्स कोड को मशीन कोड में अनुवाद कौन करता है? कंपाइलर। अगला सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका इंटरप्रीटर। तो इंटरप्रीटर का क्या काम है? यह उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलते हैं। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन बदलते हैं? इंटरप्रीटर। और यह जो है एक अनुदेश को मशीन भाषा में अनुवाद करता है। यह क्या करता है? एक अनुदेश को मशीन भाषा में अनुवाद करता है। अगला है आपका असेंबलर। अगला क्या है? असेंबलर। और यह असेंबली भाषा को मशीनी भाषा को भाषा में अनुवाद करता है। और इनका काम जो है निमोनिक कोड, जैसे एडीटी, एसयूबी आदि को बाइनरी कोड में बदलता है। कौन? असेंबलर। तो असेंबलर का क्या काम है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। और कौन सा कोड? निमोनिक कोड, जैसे एडीटी, एसयूबी आदि को बाइनरी कोड में बदलता है। अब अगला है यूटिलिटी या फिर सर्विस सॉफ्टवेयर। तो यह हार्डवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित रखता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित कौन रखता है? तो यूटिलिटी या फिर सर्विस सॉफ्टवेयर। और इसके उदाहरण है एंटीवायरस, वायरस स्कैनर और डिस्क क्लीनर। अब चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर कितने तरह के? दो तरह के। एक को बोले थे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर पर आधारित मुख्य कार्यों को करने के लिए लिखे जाते हैं। और ये आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे MS ऑफिस, PDF रीडर, एडोब फोटोशॉप। ये सब किसके उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS ऑफिस के जो घटक है वो है MS वर्ड,
MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक, ये सब किसके घटक है? MS ऑफिस के। और सामान्य उद्देश्य जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर आदि एवं विशेष उद्देश्यों सॉफ्टवेयर जैसे रिजर्वेशन सिस्टम, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आदि इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। और इसके उदाहरण जो है वो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इससे कंप्यूटर पर रिपोर्ट बनाए जाते हैं जैसे MS वर्ड। दूसरा उदाहरण है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, इसमें कंप्यूटर पर गणनाएं की जाती है जैसे MS एक्सेल। MS एक्सेल किसका उदाहरण है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम का। MS वर्ड किसका उदाहरण है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का। अगला है डेटाबेस प्रोग्राम, और इसमें डेटा को स्टोर या फिर क्रमबद्ध प्राप्त किया जाता है। अगला है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, इसमें सूचनाओं को क्या किया जाता है कि आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया जाता है जैसे MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट किसका उदाहरण है? तो MS पावर पॉइंट जो है ये उदाहरण है आपका प्रेजेंटेशन प्रोग्राम का। और अगला है ब्राउजर, और इससे कंप्यूटर पर इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा कंप्यूटर से संबंधित आपका JTET को लेके कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अध्ययन विद विशाल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट